बारीकी से विस्थापित कर देता है। कम अभिक्रियाशील होना चाहिए और ज्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए, आपको पहचानना कौन कम है कौन ज्यादा है। कैल्शियम ज्यादा है कि Cu ज्यादा है, तब बोलिएगा सर कैल्शियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। बहुत अच्छा, तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील है ना बाबू, तो ये कम अभिक्रियाशील जो तत्व है उसको लात मार के हटा देगा, तो SO4 अकेला हो जाएगा और Ca उसका जगह में ले लेगा। देखिए CSO4 हो गया, बेचारा Cu टाटा बाय बाय ऐसे करके वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया हो सकती है, एकदम होने ही वाला है। लेकिन Al2 और Pb कौन ज्यादा अभिक्रियाशील, तो बोलिएगा सर Al ज्यादा अभिक्रियाशील है और ये कम, तो कम वाला कभी भी इसको हटा सकता है। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस 2023 का केमिस्ट्री सेट 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को देख लेते हैं प्यारे मित्रों। धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति के होते हैं, कौन सा प्रकृति का होता है पूछा जा रहा है। क्या वो क्षारीय, क्या उदासीन, क्या वो मीठा, क्या वो अम्लीय होता है। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्षारीय। क्यों होता है चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट का बात करते हैं। एलिमेंट यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों, तत्व कहते हैं। तत्व टोटल 118 है और तत्वों को दो भागों में बांटा गया, धातु और अधातु। मुख्य रूप से धातु अधातु ऐसे तीन भाग होता है। तीन भाग बोले तो एक उपधातु भी बीच में आता है, जिसके पास धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसे उपधातु कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं धातु, जिसको मेटल कहते हैं। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल यानी धातु जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, वो धात्विक ऑक्साइड बना लेता है। ये उसको धातु ऑक्साइड भी कहेंगे या धात्विक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ये धात्विक ऑक्साइड किस तरह के होते हैं, देखिए ऑक्साइड मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक अम्लीय ऑक्साइड होता है और एक क्षारीय ऑक्साइड होता है। लेकिन धातु के साथ जितने भी ऑक्साइड बनते हैं लगभग वो क्या बनते हैं, वो क्षारीय ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी धातु के साथ ऑक्साइड बनता है जो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, जैसे जेडन के साथ। जेडन के साथ जो ऑक्साइड बनता है प्यारे मित्रों, जेडन हो, एल्यूमिनियम हो, ठीक है, Al2O3, ये सब जो ऑक्साइड्स बनते हैं ये अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। ये दो तरह के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, यानी जिसको हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कमेंट करना है कि आप कौन से जिले से, बिहार के या झारखंड के कौन से जिले से ये वीडियो को देख रहे हैं, जरा कमेंट करके बता दीजिए। उससे हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है और ज्यादा बच्चों को वीडियो देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी और विशेष कुछ जानकारी। चलिए देखिए, क्वेश्चन तो बताएंगे प्यारे मित्रों एक, लेकिन उससे जानकारियां देंगे हम बहुत ही अनेक, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन का जवाब आसानी से कर सकते हैं। और ये जो सेशन होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रही है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला पॉइंट, धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्या बनाते हैं, क्षारीय। ठीक है, ये तो पहले हम बता चुके हैं। अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जैसे Al, Zn, Pb उभयधर्मी होते हैं, ये तो हम बता चुके हैं पहले ही आपको। ठीक है, CO, N2O एवं NO आदि ऑक्साइड उदासीन प्रकृति की भांति व्यवहार करते हैं। अगर कार्बन मोनो, CO का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये N2O हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। वही ऑक्साइड है जिसको सूंघने से आदमी हंसने लगता है। आदमी हो या महिला हो या बच्चा हो या बुजुर्ग हो, जिसको बूढ़ा भी कह सकते हैं, ये गैस सूंघा दीजिएगा तो बेटा वो हंसने लगेगा, खिलखिला के एकदम हंसने लगेगा। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सब उदासीन प्रकृति के होते हैं, ना ही ये अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है, उसे हम उदासीन कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जब आवर्त सारणी का बात करते हैं बाएं से दाएं, ठीक है, इधर क्या रहता है, अगर आवर्त सारणी का बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हलीना करे रब से फरियाद, ऐसे करके क्या होता है, पीरियोडिक टेबल रहता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में कह रहा है ये साइड होता है LHS और ये होता है RHS। जब बाएं से दाएं जाते हैं, इधर कौन मिलता है प्यारे मित्रों, इधर रहता है धातु और इधर आराम कौन करता है, अधातु। ठीक है, इधर का आराम करता है अधातु। तो धातु से जब अधातु की ओर जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति इसकी बढ़ती है, और जब हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, बोले तो दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो इसकी अम्लीय प्रकृति घटती है, क्योंकि क्षारीय प्रकृति बढ़ जाती है। ये भी आपको हम बताएंगे, ये चैप्टर जब हम बताएंगे तो पूरा क्लियर से हम समझाएंगे कि ये कैसे होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा,
एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? देखिए एल्कोहल का बात कर रहा है। एल्कोहल का मतलब क्या? कौन सा एल्कोहल? इथाइल अल्कोहल की मिथाइल अल्कोहल की प्रोपाइल अल्कोहल? अल्कोहल तो बहुत तरह का होता है ना प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे जब भी अल्कोहल बोला जाए तो इसका मतलब शराब होता है, पीने वाला। क्या होता है? पीने वाला शराब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? इथेनॉल। ये होता है आईयूपीएसी नेम, ये होता है आईयूपीएसी नेम। और किसको किसको इसका फुल फॉर्म पता है जल्दी कमेंट करके बताइए, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इथेनॉल को साधारण भाषा में कॉमन नेम जिसको हम लोग कहते हैं या नॉर्मल नेम बोल सकते हैं, तो कॉमन नेम अगर हम बात करते हैं जिसको हम साधारण नाम भी कह सकते हैं, साधारण नाम इसका क्या होता है प्यारे मित्रों? इसको कहते हैं हम इथाइल, इथाइल अल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इथाइल अल्कोहल के साथ जब हम सोडियम, अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। और इसके साथ जब हम सोडियम का रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है? सोडियम तो रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं 2, यहाँ पर भी 2 करते हैं, तो 2C2H5ONA और इधर से बच जाएगा H2। तो यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा H2। ध्यान से देखिए क्या रिलीज किया प्यारे मित्रों? H2। H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। जब भी अल्कोहल के साथ सोडियम या कोई धातु अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस देती है? वो देती है हाइड्रोजन गैस। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके भाई क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। इथाइल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। देखिए इथाइल अल्कोहल है ना, स्पिरिट ऑफ वाइन, वाइन बोले तो शराब, ठीक है, इथाइल अल्कोहल को कहते हैं, इसी को लोग पीता है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल को थोड़ा सा भी अगर कोई पी लेना बाबू, वो सीधे चल जाएगा कहाँ? स्वर्ग या तो नर्क, जन्नत या जहन्नुम, हेल या हेवन। क्यों? देखिए इथाइल अल्कोहल बनने से पहले जो देसी शराब पीने से आप सुने ही होंगे कि बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है जहरीली शराब पीने से। तो ये जहरीली शराब है क्या? जहरीली शराब को ही हम लोग यहाँ पे मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। मिथेनॉल को बोलते हैं आईयूपीएसी नेम, और जबकि मिथाइल को बोला जाता है कॉमन नेम, कहते हैं साधारण नाम। इथाइल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है और इसका कोई रंग नहीं होता है, जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। देखिए शराब जलता है, ठीक है, दिल भी जलता है, माचिस मारिएगा तो वो भी जलता है, ठीक है। क्यों जलता है? क्योंकि ये एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसे पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, ठीक है, उत्सुकता पैदा होती है, मन में जो भी भड़ास है बाहर निकल जाती है। पीने के बाद देखिए आदमी अपने अंदर का सारा राज उगल देता है। लेकिन जो चालाक व्यक्ति रहता है, जो पूरा एकदम मौतखोर होता है, दारूबाज होता है, नशेड़ी होता है, उसको कितना भी पिला दीजिए वो कभी बोलने वाला नहीं है। जो नया नया होता है, नया नया नशेड़ी बनता है, पिला दीजिए वो अंदर से भक भक बोलेगा क्या? सच्चाई। 100% इथाइल अल्कोहल अगर हो तो उसको परिशुद्ध यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है 100% अल्कोहल को क्या कहा जाता है। उसी तरह का 95.6% इथाइल अल्कोहल अगर हो और 4.4% जल हो तो उसको बोला जाता है कॉरेक्टिफाइड स्पिरिट, कहते हैं कॉरेक्टिफाइड स्पिरिट। इथाइल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है क्योंकि ग्रेन से भी उसको बनाया जाता है, ठीक है, चावल से बनाया जा सकता है, आपका ईख से बनाया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, अंगूर से भी बनाया जा सकता है। तो इथाइल अल्कोहल बहुत तरीके से बनता है। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। अगर कोई बोले कि वुड स्पिरिट क्या होता है, ठीक है, वुड स्पिरिट मैंने लकड़ी वाला स्पिरिट का बात किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। और शराब को पीने से अयोग्य बनाने के लिए इसमें मिथाइल अल्कोहल डाल दिया जाता है, क्योंकि ये पीने से आदमी सीधे जमीन में नहीं रहता, वो कहाँ पहुंच जाता है? सीधे ऊपर पहुंच जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये रहा। न्यूलैंड्स के अष्टक क्रमशः शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं। देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक ये होता क्या है भाई? आप तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अगर पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे सबसे पहले इस दुनिया में आया डोबेराइनर, ठीक है, डोबेराइनर। फिर इसके बाद ये सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश किया, कुछ हद तक भाई सही भी हुआ लेकिन बाकी गलत हो गया। इसके बाद न्यूलैंड्स आया, न्यूलैंड्स। इसके बाद तीसरा नंबर पे आया प्यारे मित्रों मेंडलीफ, मेंडलीफ। फिर चौथे नंबर पर आए मोसले
जिन्हें आधुनिक आवर्सानी का जन्मदाता, और यही अभी 100% अभी राइट है। और इससे पहले मेंडलीव का सबसे ज्यादा क्या था, राइट था। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा भाई नियम के बारे में, न्यूलैंड्स का नियम। इसने दिया अष्टक का नियम। क्या नियम दिया प्यारे मित्रों, अष्टक, ऑक्टेंट रूल, ठीक है, अष्टक नियम दिया। और बोल रहा है कि जो इसने पीरियोडिक टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया, जैसे हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन बोलते हैं ना, हली ना करे रब से फरियाद। पहला वाला अगर ग्रुप में देखें तो क्या पहला समूह में देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन, हलीना, लिथियम, सोडियम, इस तरह से क्या होता है, वो बढ़ता है नीचे ग्रुप। तो इसका बोल रहा है कि ग्रुप में कौन स्टार्टिंग में था और कौन एंड पे था, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले प्यारे मित्रों हाइड्रोजन था, और लास्ट में सब क्या था, थोरियम। लेकिन लागू कहां तक हुआ, तो लागू हुआ था भाई कैल्शियम तक। एलिमेंट 56 थे, न्यूलैंड्स के समय 56 तत्व थे, लेकिन लागू कहां तक हुआ, कैल्शियम तक। और अंतिम तत्व अगर कोई पूछे तो थोरियम होगा, और पहला तत्व अगर कोई पूछे प्यारे मित्रों तो हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। न्यूलैंड्स ने अपने समय के ज्ञात 56 तत्वों को 8-8 तत्वों की श्रेणी में बांट दिया, इसीलिए उसको अष्टक कहा जाता है। सारे गामा पाधा निशा तो सरगम होते हैं ना, उसी के। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था, मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बोले न्यूलैंड्स, डोबेराइनर और मेंडलीव में क्या कॉमन है, तो इन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बढ़ते हुए क्रम के अनुसार परमाणुओं को व्यवस्थित करने का काम किया था। लेकिन मोसले जी ने क्या किया, उसको बिल्कुल ही विपरीत कर दिया। मोसले जी ने परमाणु द्रव्यमान नहीं लिया, क्या लिया प्यारे मित्रों, उन्होंने लिया परमाणु संख्या, जो कि बहुत हद तक सही भी है। और इन्होंने इनका जो पीरियोडिक टेबल है इसमें समस्थानिकों का भी जगह दिया गया, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये, निम्न अभिक्रिया डैश कहलाती है, भाई किसका उदाहरण है, MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, MgCl2 बन गया 2H2। देखिए ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्रों, ठीक है, हाइड्रोजन किसके साथ चल गया है, ऑक्सीजन के साथ, और Mg के साथ Cl2, ये एक सॉल्ट है। सॉल्ट बोले तो इसको कहते हैं प्यारे मित्रों लवण, और इसको बोलते हैं जल, ठीक है। जिस अभिक्रिया में लवण और जल, और ध्यान से देखिए ये एक क्षारक है, ये एक क्षार भी कह सकते हैं, और ये अम्ल है। तो अम्ल प्लस क्षार जब रिएक्शन करते हैं, अम्ल या क्षारक जब रिएक्शन करते हैं तो उसको कहते हैं प्यारे मित्रों उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस रिएक्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक चीज बनाता है, यानी एकल उत्पाद बनाता है, उसको संयोजन कहते हैं। और अवक्षेपण माने जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो, खासकर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, जिसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। उच्चारण सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, गलत हाँ सही है। अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा है। किसका बात किया जा रहा है प्यारे मित्रों, प्रोपीन। देखिए प्रोपीन आप नाम सुने होंगे, मिथिन नाम नहीं सुने होंगे, इथिन नाम सुने होंगे, ब्यूटिन नाम सुने, ये सब कहाँ पे आता है, ये कार्बन वाले चैप्टर में आता है। कार्बन का नामकरण, एक तो कार्बन है तो प्यारे मित्रों इसको मिथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिथ। दो कार्बन होता है तो इसको बोलते हैं इथ, तीन कार्बन रहता है तो इसको बोलते हैं प्रोप, और चार कार्बन रहता है तो इसको बोलते हैं ब्यूट, और 5 कार्बन रहता है तो इसको बोलते हैं पेंट, और 6 कार्बन रहता है तो इसको बोलते हैं हेक्स। अगर 7 कार्बन होता है तो इसको पढ़ते हैं हैप्ट, अगर 8 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं ऑक्ट, और 9 कार्बन हो तो इसको बोलते हैं नॉन, और 10 कार्बन अगर हो प्यारे मित्रों तो उसको बोलते हैं डेक, ठीक है। अगर 11 कार्बन हो तो इसको बोलते हैं अनडेक, अगर 12 कार्बन हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डूडेक, ठीक है। फिर ट्राइडेक, फिर ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे करके क्या होता है, पेंटाडेक, ऐसे करके वो आगे बढ़ता जाता है। तो कार्बन का जितना कार्बन साथ में हो उसका कुछ नाम होता है। तो यहाँ पे प्रोपीन का बात किया जा रहा है। देखो प्रोप यहाँ पे है, कितना कार्बन का बात हो रहा है, 3, ठीक है। इसका बोल रहा है समजातीय, समजात बोले तो इसका ही जात भेद के बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है। तो जात भेद जब भी पूछा जाए तो उसमें CH2 का अंतर होना चाहिए प्यारे मित्रों। किसका अंतर होना चाहिए, CH2, आगे या पीछे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4 और C2H6 और C3H8। ध्यान से देखिए सबके बीच में कोई ना कोई अंतर है, और क्या अंतर है ध्यान से देखिए। इसके बीच में वो कार्बन, हाइड्रोजन 4, 6, 2 को बढ़ गया,
इसके बीच में देखिए कार्बन 2 यहाँ 3, एक कार्बन, और हाइड्रोजन 6 यहाँ 8, 2 कार्बन बढ़ा, देखिए CH2 का अंतर है कि नहीं। तो जिन अभी श्रेणियों के बीच, यौगिकों के बीच CH2 का अंतर हो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए तो ये 2 है, तो 2 और 4 है, ठीक है। और प्रोपीन का पहले फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा। प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6 होता है, ठीक है। देखिए तो एक कार्बन कम है, 2 हाइड्रोजन कम है, ठीक है, ये हो सकता है। C6 ये तो होगा नहीं, क्योंकि 3 के बाद 4 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, 4, ठीक है। अब देखिए ये वाला C4H8, देखिए तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 6 से 8, 2, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है चौथा सदस्य। क्या बोला जा रहा है? चौथा। तो ये तो भाई दूसरा सदस्य है ना, 2 लिखा है तो दूसरा, ये हो गया तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा? अगला, उसके बाद वाला। अगला और पिछला जानते हैं ना, अगला माने आगे वाला होता है, अब पिछले का मतलब क्या होता है? पीछे वाला होता है। तो यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा C4H8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न ये रहा, चलिए कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। किस चीज का उपयोग करते हैं भाई? जल्दी खाना पकाना है तो कुकर का उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ कुकर दिया है क्या? नहीं दिया है। यहाँ बेकिंग पाउडर दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, अमोनियम क्लोराइड दिया है और ब्लीचिंग पाउडर दिया है। तो इसमें से किसका उपयोग करेंगे? देखिए बताते हैं आपको। सबसे पहले इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ना ब्लीचिंग पाउडर होगा, ना अमोनियम क्लोराइड होगा, ना ही सोडियम। क्या नमक देकर हम लोग खाना पकाते हैं? नहीं ना, इसका हो जाएगा बेकिंग पाउडर। नाम से पता चल रहा है बेक किया जा रहा है, यानी पकाया जा रहा है। बेकिंग को ही पकाना कहा जाता है। इसका नाम होता है पाक सोडा। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? पाक सोडा भी कहते हैं। इसको मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको खाने वाला सोडा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, खाने वाला सोडा। पाक का मतलब पाकिस्तान का सोडा नहीं, पाक मतलब पकाने वाला सोडा, इसीलिए इसका देखिए नाम हो गया। अब देखिए क्यों जल्दी पकता है? जब इसके अंदर से क्या रिलीज होता है प्यारे मित्रों? जब हम लोग पकाते हैं तो इसके अंदर से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से रिलीज होते रहेगा तो वो खाना क्या होगा? बहुत ही जल्दी पकेगा, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और पाव रोटी बनाने में हो गया, चॉप, पकौड़ी, बहुत सारा ऐसा आइटम है जिसको बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो जाता है तो ये स्पंजी बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पंजी बन जाता है। रोटी में दीजिएगा तो रोटी भी स्पंजी हो जाएगा। स्पंजी देखे है ना, स्पंज जो होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, इथेनॉल का इथेनोइक अम्ल में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में जब मिल जाए तो उसको कौन सा अभिक्रिया अपन कहेंगे? क्या बोलेंगे भाई? इथेनॉल को उठा के ले आइए, C2H5OH प्लस, हमें इथेनोइक अम्ल बनाना है। इससे बनाना है प्यारे मित्रों इथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, CH3CH2OH। एसिटिक एसिड जो है इसका साधारण नाम होता है, कॉमन नेम होता है। और इथेनोइक अम्ल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं IUPAC नेम। अब देखिए ये बनाना है, क्या क्या चीज कॉमन है? देखिए तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 5, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, OH, CH3CH2, ठीक है, COOH, सॉरी उल्टा कर लिख दिए हैं, COOH होता है। ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 3 और एक 4, एक का कमी हो गया है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ एक है, ऑक्सीजन 2 है, मतलब क्या इसमें दे रहे प्यारे मित्रों? ऑक्सीजन। तो रिलीज क्या होगा? तो H2, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। तो कह सकते हैं ना भाई, इसको बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना होगा? ऑक्सीजन जोड़ना होगा। ऑक्सीजन जोड़ दिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे प्यारे मित्रों? ऑक्सीडेशन, जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण कहलाता है। कैसे हुआ बता दिए। एथेनॉल क्षार या KMnO4 प्लस उष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 उष्मा की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। अगर कोई पूछे कि उत्प्रेरक के रूप में किसे डाला जाता है, तो उत्प्रेरक के रूप में क्षारीय KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट जिसको कहते हैं और अम्लीकृत K2Cr2O7 डाला जाता है। यहाँ KMnO4 और K2Cr2O7 ऑक्सीजन प्रदायक होते हैं। ऑक्सीजन प्रदायक मतलब ऑक्सीजन देने वाला होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन देने वाला। ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जिसमें ऑक्सीजन देने का क्षमता हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं।
ठीक है, जो लेने की क्षमता रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवकारक बोलेंगे। तो ऑक्सीकारक देने की क्षमता रखने वाले, अवकारक जो लेने की क्षमता रखते हैं, आओ मेरे पास अवकारक। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब योगज योगज अभिक्रिया, जिसे संकलन अभिक्रिया भी एक तरह से आप कह सकते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया, या उसको एडिशनल रिएक्शन भी कह सकते हैं, या संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। CaO CO2 मिल गया भाई, CaCO3 बन गया, तो यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक परमाणु अन्य परमाणु को विस्थापित करता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO अभिक्रिया में क्या होता है पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो अभिक्रिया है प्यारे मित्रों, इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ये रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द बोले तो एक रेड और एक ऑक्स। रेड का मतलब होता है प्यारे मित्रों रिडक्शन, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। और ऑक्सीडेशन जो होता है प्यारे मित्रों, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, अभिक्रिया उपचयन कहते हैं। तो कह रहा है क्या होता है, ZnO अपचयित होता है और Zn का निर्माण होता है। Zn रेडॉक्स अभिक्रिया में नहीं गुजरता, ये तो बिल्कुल ही गलत बोल दिया है। ZnO ऑक्सीकृत होकर Zn बना, ऑक्सीकृत होगा तो भाई ऑक्सीजन चढ़ जाएगा, Zn थोड़ा होगा, तो ये भी तो गलत है। कार्बन अपचयित होकर CO बनाता है। अरे अपचयित कैसे होगा, यहाँ CO जुड़ जा रहा है, उपचयित हो रहा है ना, तो ये भी गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ZnO अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब ऑक्सीजन दे रहा है CO को, तो अपचयित हो गया कि नहीं। Zn जब बना तो अपचयित हो गया मतलब छोड़ दिया, उपचयित होना मतलब जुड़ गया। ठीक है, चलिए ये सब आपको ध्यान देना। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न ये रहा। चलिए, निम्न में से कौन सा हेक्सिन का समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य। देखिए फिर से समजातीय श्रेणी हेक्सिन, हेक्स यानी क्या होता है 6, तो C6H12 अगर हो जाए तो इसको हेक्सिन बोलते हैं। देखिए ये सब जो होता है ना, हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है। किस चीज का पार्ट होता है प्यारे मित्रों, हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये जो संतृप्त, जिसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका फॉर्मूला होता है, इसको एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, सैचुरेटेड को, जिसको हम अपन हिंदी में कहते हैं संतृप्त। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे मित्रों CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड एक होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं प्यारे मित्रों, उसको एल्किन या एल्काइन के नाम से जाना जाता है। एल्किन का फॉर्मूला अगर हो तो उसको बोलते हैं CnH2n, और एल्काइन का होता है प्यारे मित्रों CnH2n-2। बस अब देखिए हेक्सिन है, यानी क्या है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। डबल कर दीजिए, कार्बन जितना होगा डबल कर दीजिए, C6H12। समजातीय श्रेणी, और अगला बोल रहा है, यानी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा C7, इसमें 2 जोड़ दीजिए, ताकि CH2 का अंतर होता है ना, इसमें कार्बन में 1 और हाइड्रोजन में 2 का अंतर, यानी 12 से ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किस नाम से जाना जाता है, 7 होने से हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट, और इन जोड़ दीजिए तो हैप्टिन हो जाएगा। नामकरण कैसे होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको हम बताएंगे किस तरह से हम लोग नामकरण करते हैं, यानी हैप्टिन हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये रहा। क्लोर क्षार अल्कली प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है, और इस क्षार को निरूपित करता है भाई। और ये क्षार क्या निरूपित करता है, क्या वो CaCO3 बनाता है, क्या वो ZnO बनाता है, क्या Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए तो। कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे बनेगा क्या प्यारे मित्रों, क्लोर का जब भी बात करते हैं तो वहां पे बनता है आपका NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तब बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और इसके द्वारा ही जो है बाद में आपको CaOCl2 देखने को मिलेगा, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n, यानी बात किसका किया जा रहा है प्यारे मित्रों, एल्किन का बात किया जा रहा है,
तो एल्किन के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है। कौन होता है भाई? एल्काइन नहीं करेगा, एल्केन संतृप्त, एल्किल ये तो होगा ही नहीं, एल्काइल है। देखिए इन है कि नहीं, एल्किन, देखिए इन इन नाम से पता लग रहा है प्यारे मित्रों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक रूप से विद्युतीय ऊष्मा यंत्र में किया जाता है? ठीक है, देखिए विद्युत ऊष्मा यंत्र जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, विद्युत उपकरण जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्या कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, टंगस्टन, टीन एलॉय? तो आप देखे होंगे नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर में किया जाता है, विद्युत हीटर या तापन युक्तियों में किया जाता है, तापन युक्तियों में किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? ये ऑक्साइड्स नहीं होता है, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगर हम मान लेते हैं फिलामेंट टंगस्टन को अगर मान लेते हैं बाहर में वायु में अगर जलाएं तो फ्यूज हो जाएगा तुरंत, उसके ऊपर वो कवर देना पड़ेगा। और उसके अंदर कौन सा गैस भरा होता है? अक्रिय गैस भरा होता है, नाइट्रोजन, हीलियम भर सकते हैं, आर्गन भर सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, ऑक्साइड नहीं बनता है। ऑक्साइड बनने से वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन गलता नहीं है। नाइट्रोजन नाइक्रोम किससे बनता है? देखिए नाइक्रोम, नाइ माने निकेल, क्रोम माने क्रोमियम, ठीक है, दो धातुओं से मिलकर बना होता है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि नाइक्रोम किस किस धातु से मिलकर बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छक गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। भाई कांच के निर्माण में, और स्वच्छक गुण है, साफ सफाई करने का इसके अंदर बड़ी अच्छा गुण है। तो साफ सफाई करने के लिए, घर की साफ सफाई हो, कपड़े की साफ सफाई हो, किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बोलेगा सर हम लोग तो सर्फ एक्सेल का प्रयोग करते हैं, जिसे डिटर्जेंट के नाम से या निरमा का प्रयोग करते हैं। बहुत सारा ऐसा डिटर्जेंट होगा जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं धुलाई के लिए। तो यानी इसमें भी साफ, कांच को साफ करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तब बोलेगा सर धवन सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा इसको कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है प्यारे मित्रों Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से, सोडियम कार्बोनेट 10 को डेका और H2O को हाइड्रेट कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, हम बात करते हैं प्यारे मित्रों एक, ठीक है, BaSO4 प्लस BaCl2 को ले लेते हैं, प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को लेते हैं। जब इन दोनों का अभिक्रिया के लिए हम लोग लाते हैं तो ये बनाता क्या है प्यारे मित्रों? ये बनाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट, और सोडियम चल जाता है क्लोरीन के पास, तो ये बनाता है 2NaCl, ठीक है। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना है प्यारे मित्रों, ठीक है, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो ये BaSO4 एक तरह का अवक्षेप होता है। कौन सा कलर का होता है कोई अगर पूछे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, ये अवक्षेप होता है सफेद रंग का, और ये जल में कभी भी मिलता नहीं है, ये गुण उसके पास होता है। यानी ये अवक्षेप बनाता है जो जल में अघुलनशील होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेप, क्योंकि मिलने वाला तो नहीं है पानी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। यस, ये पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। भाई कौन सा ऐसा पौधा है जिसके पत्ते में मेथनोइक अम्ल होता है और सड़ जाने से बड़े खुजली होने लगता है? ठीक है, क्या वो इमली है, क्या संतरा है, क्या टमाटर है, कि बिच्छू बूटी है? तब बोलेगा सर इमली तो होगा नहीं, संतरा भी नहीं होगा, टमाटर, ये नाम बिल्कुल नया दिख रहा है, यही हो जाएगा बिच्छू बूटी। नाम ही दे दिया डंक वाला, ठीक है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में नेटल का पौधा कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? देखिए उदासीनीकरण पूछा जा रहा है, तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? क्षार है, और प्रबल क्षार है, क्षार तो है, ठीक है, प्रबल क्षार है। और कैल्शियम क्लोराइड यानी लवण है, और ये जल है। हम जानते हैं
उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। तो किसको डाल दें, ये तो अम्ल आगे से ही ये तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एक प्रबल है, और एसिटिक अम्ल एक दुर्बल है, तो ये नहीं लेंगे। ये क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि चाट सकते हैं। दुर्बल और प्रबल को कैसे आप पता कर सकते हैं कौन सा अम्ल है? जिसको चाट पाएंगे वो दुर्बल, और जिसको चाट नहीं पाएंगे वो क्या हो जाएगा? प्रबल। अब जैसे तेजाब चाटने जाइएगा तो आपका जीभे गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है प्यारे मित्रों। चलिए, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो जिसमें से हम ले सकते हैं, ठीक है, देखिए नाइट्रिक दिया है आपका, सल्फ्यूरिक दिया, हाइड्रोक्लोरिक। अगर HCl को उठा कर रखते हैं यहाँ पे, HCl को, तो भाई कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। इधर से 2H2 और इधर से हाँ निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा ये प्रबल है, सल्फ्यूरिक भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका पीएच स्केल में मान 0 होता है। तो सोच लीजिए 0 होने से कितना प्रबल होता है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? ठीक है, वायु प्रदूषण तो होता है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, लकड़ी का जलना, ऊर्जा संयंत्र, ज्वालामुखी विस्फोट। देखिए, ये वाहनों से निकलने वाला धुआं तो प्राकृतिक नहीं है। लकड़ी का जलना ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मानुष भी जलाता है, इंसान भी जलाते हैं ना, और खुद से भी जलता है। ऊर्जा संयंत्र ये तो मानुष से चलाता है, यानी ये भी नहीं होगा। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट, बताइए कोई मानुष फुटाता है क्या ज्वालामुखी? नहीं ना, ये अपने फूटता है, यानी नेचुरल यही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों ज्वालामुखी विस्फोट, जिसके कारण अत्यधिक धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा तापीय विघटन अभिक्रिया है? तापीय विघटन, विघटन यानी क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया 3 तरह की होती है। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, उष्म वियोजन अभिक्रिया, जिसको तापीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, उष्मीय, ठीक है, तो गलत लिख दिए, उष्मीय वियोजन। दूसरा हो जाएगा प्यारे मित्रों विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिसिटी देके हम लोग वियोग करते हैं। और तीसरा हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश दे के भी तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए 3 गो वियोजन अभिक्रिया होता है। विद्युत देके डालेंगे तो विद्युत वियोजन, और प्रकाश देंगे तो प्रकाश वियोजन, और उष्मा देके तोड़ेंगे अगर वस्तुओं को, ठीक है, उसे हम बोलेंगे उष्मीय वियोजन। तो देखिए 2AgCl ये होता है प्रकाशीय वियोजन। क्या होता है प्यारे मित्रों? ये प्रकाशीय वियोजन होता है। क्लास 10 में आप देख सकते हैं किताब में। 2H2O और H2 में जो टूटता है इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ते हैं। 2NaCl ये भी हो जाएगा विद्युत वियोजन। लेकिन ZnCO3 को अगर तोड़ना है तो इसमें उष्मा देना होगा। क्या देना पड़ेगा? उष्मा। तो इसी को उष्मीय वियोजन कहेंगे, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश से आता है और OH आयन डैश से आता है, जिसे जल का अणु बनता है। भाई किससे आता है? ठीक है, H+ आयन किससे मिलेगा? क्या क्षार से कि अम्ल से? तब बोलेगा सर अम्ल से मिलता है। और क्षार से क्या मिलता है? क्षार से OH- आयन, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भाई निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? पूछा जा रहा कौन सा अभिक्रिया संभव है। ठीक है, मैग्नीशियम Cl2 CO CuCl2 + Mg, ZnSO4 Fe रिएक्शन FeSO4 + Zn, Al2SO4 का होल थ्राइस Pb रिएक्शन PbSO4 + Al, CuSO4 + Ca रिएक्शन CSO4 + Cu। अब देखिए हमारे पास 4 तरह की अभिक्रिया है, इसमें से कौन सा अभिक्रिया सही है? तो ध्यान से देखिए, आप देखे होंगे ये जो है ये विस्थापन अभिक्रिया एक तरह से है। क्या है प्यारे मित्रों? विस्थापन अभिक्रिया है। तो जब ये विस्थापन अभिक्रिया है तो विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है? जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कम अभिक्रियाशील होना चाहिए और ज्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए। आपको पहचानना कौन कम है कौन ज्यादा है। कैल्शियम ज्यादा है कि Cu ज्यादा है? तब बोलिएगा सर कैल्शियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। बहुत अच्छा, तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील है ना बाबू, तो ये कम अभिक्रियाशील जो तत्व है उसको लात मार के हटा देगा, तो SO4 अकेला हो जाएगा और Ca उसका जगह में ले लेगा। देखिए CSO4 हो गया, बेचारा Cu टाटा बाय बाय, ऐसे करके वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो सकती है, एकदम होने ही वाला है।
लेकिन Al2 और Pb कौन ज्यादा अभिक्रियाशील? तो बोलिएगा सर Al ज्यादा अभिक्रियाशील है और ये कम, तो कम वाला कभी भी इसको हटा सकता है? आपके पास पैसा नहीं है, एक जन के पास पूरा करोड़पति है, तो क्या आप उसका मुकाबला कर पाइएगा? नहीं ना, ना दिमाग से ना पैसा से। चलिए Zn Fe, देखिए Fe और Zn कौन दोनों में ज्यादा अभिक्रियाशील? तो बोलेगा सर Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो कैसे रिएक्शन होगा? कम अभिक्रियाशील साथ के रिएक्शन ही नहीं होगा उसके साथ। मैग्नीशियम और कॉपर, मैग्नीशियम तो ज्यादा अभिक्रियाशील, कॉपर तो कम अभिक्रियाशील, कोचू होगा यहाँ पे रिएक्शन? नहीं ना होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ए हुआ। तो आपको बताना है प्यारे मित्रों, ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।